नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। G20 होने वाला था, पूरे भारत में तो था ही, दिल्ली में तो ऐसा लग रहा था कि गली गली में G20 कोई चुनाव लड़ रहा है। G20 के हर जगह पोस्टर्स लगे हुए थे, तमाम सारी नई नई चीजों का उद्घाटन हुआ था। उसमें इस टनल का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अकेले हैं, अकेले ही दिखते हैं, जो करते हैं वो अकेले करते हैं। शेर अकेला आता है, इस बार उसको बहुत सारे घोड़ों पर बैठ के आना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन मोदी जी इस फ्रेम में बिल्कुल अकेले हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उनके पास 300 के आसपास अपने एमपीज थे, सदन में पूर्ण बहुमत था, एकदम अपने चरम पे चल रहे थे। तो देखिए कैसे किसी राजा महाराजा की तरह घूमते हुए इस सड़क को देख रहे हैं कि मैंने क्या शानदार चीज बनवाई है। अगर इस सीन को यहां पर कट कर दें और आज की सीन पे चलें, जो आज जिस डेट पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको जो तस्वीर दिखाई देगी वो देख के आपको लगेगा कमाल है। मुझे भी लग रहा है कमाल है। अभी साल भर नहीं बीते जो टनल बनवाई गई थी, जिसका इतना गाना गाया गया था, जिसकी इतनी तस्वीरें आई थी, जिस पर हमारा गोदी मीडिया, हमारा दलाल मीडिया एकदम दिलो जान निछावर करने को तैयार था। पहली बारिश हुई है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में रोज 2-2 घंटे 4-4 घंटे बारिश हो रही है। कल पहली बारिश हुई है दिल्ली में ढंग से। सुबह 4 बजे से लेके 6-6:30 बजे, यानी 2-2.5 घंटे की बारिश हुई है। और उस बारिश के बाद ये जो टनल है ये नहर में बदल गई है, इसको रोक दिया गया है। अब अगर चाहे मोदी जी तो इसके अंदर बोट चलवा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने तो इसको इस हिसाब से बनाया था कि बाकी मौसम में गाड़ियां चलेंगी, बरसात में बोट चलेगी। एक बरसात ने क्या किया है पूरे के पूरे मोदी मॉडल के साथ, उसको एक लाइन में कहना हो तो मैं कहूंगा कि मोदी की गारंटी पहली बारिश में ही बह गई। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, चुनाव के ठीक पहले, आचार संहिता लगने से पहले उद्घाटनों की झड़ी लगा दी गई, हर चीज का उद्घाटन। और इसी क्रम में 3 एयरपोर्ट ऐसे थे जिनके एक्सटेंशंस वगैरह का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जबलपुर में, ग्वालियर में और दिल्ली में T1 पर। परसों जबलपुर का जो एक्सटेंशन था उसकी छत गिर पड़ी। कल गिर पड़ी छत दिल्ली में T1 के एक्सटेंशन की। और उसके बाद यह शोर मचना शुरू हुआ कि यह तो 2008-2009 में बना था। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। मेरा घर मेरे पिताजी ने बनवाया था और पिताजी की 2013 में डेथ हो गई। तो जब पिताजी की डेथ हो गई, हम 2 भाई थे, लोगों ने कहा नेम प्लेट बदलवा दो। हमने कहा हम नेम प्लेट नहीं बदलवाएंगे, जिसने घर बनवाया है, जिस पिता ने, उसी पिता का रहेगा। लेकिन हम हर साल उसकी मरम्मत, उसका रंग रोगन, बाकी सारा कुछ कराते रहते हैं। तो घर वैसे ही चमकता है। बाहर मां के नाम से मां का निवास लिखा हुआ है और पिताजी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसके पापा बहुत रईस आदमी थे, उन्होंने और शानदार घर बनवाया था, लेकिन उनके डेथ के बाद घर किराए पे दे दिया। उसकी कोई मरम्मत नहीं करता है और पापा को ही कहता रहता है कि ऐसा घर बनवाया कि देखो देखते देखते खंडहर हो गए। भैया 2008-2009 में अगर कांग्रेस ने बनवाया था तो उसके बाद उसकी मरम्मत का जिम्मा किसके ऊपर था? आपने तो जो बनवाया जबलपुर में अगले ही दिन गिर गया, आपने कुछ कहा ही नहीं, आप खामोश रहे। मोरबी का पुल बन रहा था, वो गिर गया, आपने कुछ कहा ही नहीं, आप खामोश रहे। बिहार में 4-4 पुल गिर गए, जिसमें से 2 निर्माणाधीन थे, यानी बन रहे थे और गिर गए। आप ही की सरकार है, आप खामोश रहे। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं दे दूं। अयोध्या का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कि राम पथ तो आपने ही बनवाया था, राम मंदिर का भी आपने ही श्रेय लिया। राम मंदिर की छत टपकने लगी, ये बात किसी और ने नहीं, वहां के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा। और राम पथ के अंदर 19 गड्ढे हो गए पहली ही बारिश में, यह बात किसी और ने नहीं, दैनिक जागरण ने ही अपने अखबार में छापी, जो आपका बड़ा करीबी अखबार माना जाता है। और इतना ही नहीं, पूरा अयोध्या डूबा हुआ है, रेलवे स्टेशन डूबा हुआ है। तो ये सारा कुछ तो आपका बनवाया हुआ है, इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं नीट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि वहां पर आप ही ने एनटीए बनाया था, आपने प्रदीप जोशी जो आपके संघ से जुड़े हुए हैं उसको चेयरमैन बनाया था, आपने ही परीक्षा कराई और उसमें क्या क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। ये अलग बात है कि कल जब राहुल गांधी नीट की बात करना चाहते थे संसद के अंदर, तो आपने उनका माइक म्यूट करा दिया। अब आप कहेंगे हमने नहीं कराया तो किसने कराया? सरकार आपकी है, म्यूट कैसे हुआ उसकी सीबीआई जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी का माइक म्यूट कैसे हुआ।
और सिर्फ राहुल गांधी का माइक थोड़े म्यूट हुआ, म्यूट तो खड़गे साहब का भी माइक हुआ। अभी जरा सा देख लीजिए कि राहुल गांधी का माइक म्यूट कैसे हुआ और उसके पहले हमारे ओम बिरला जी ने क्या कहा था, ये दोनों इस वीडियो में देख लीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। तो राम मंदिर की छत लीक कर रही है, नीट का पेपर लीक कर रहा है, यूजीसी नेट का पेपर लीक कर रहा है, सारे पेपर लीक कर रहे हैं। पिछले 2 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं उसका कहीं कोई हिसाब किताब लगाना मुश्किल काम नहीं है, सब आसानी से उपलब्ध है। और माइक म्यूट किया जा रहा है विपक्ष का ताकि नीट पर बातचीत ना हो। बाकी हालत ऐसी है, विकास की हालत ऐसी है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस में जो चल रहे हैं, बस में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली में एक सड़क है, उसको मिंटो रोड कहते हैं। ये जो मिंटो रोड है, सीपी से अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ आएंगे, पहाड़गंज वाली साइड में नहीं, दूसरी साइड में अगर आप आएंगे तो इसी सड़क से जुड़ती है। आईटीओ से सीधे जाएंगे तो सीपी में इस सड़क से जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सड़क है, काफी ट्रैफिक रहती है, वहां पर टी पॉइंट बनता है। उस सड़क की हालत यह है कि हर साल वो सड़क पानी से इतना भर जाती है कि एक पूरी की पूरी बस डूब जाए। हर साल की कहानी है। जब डूबती है तो शोर मचता है और उसके बाद सब खामोश, पूरे साल ऐसे ही चलता रहता है। हमारे यहां आम आदमी पार्टी की सरकार भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, दिल्ली सरकार भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, एमसीडी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन बारिश होती है और सारी मोदी की, केजरीवाल की, एमसीडी की, सबकी गारंटी जो है वो मिंटो ब्रिज जो है उस रोड पर डूब जाती है। बाकी तो बात ही क्या किया जाए, देश में जो कुछ चल रहा है वो सब आप जानते हैं। हेमंत सोरेन साहब को जेल में रखा गया, आप सब लोग जानते हैं। ईडी ने बाकायदा चार्ज लगाया, सब कुछ किया और चुनाव तक में उनको प्रचार नहीं करने दिया गया, जबकि इस देश के सबसे बड़े वो आदिवासी नेता हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। जेल जाने से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा देकर चंपई सोरेन साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चूंकि वो कांग्रेस के साथ थे, विपक्ष के साथ से बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं हुए तो उनको जेल में डाल दिया गया। ये अलग बात है कि उनको जेल में डाल के भी झारखंड में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई और अब झारखंड के हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। कल की सबसे बड़ी खबर अगर कोई थी तो यही खबर थी कि हेमंत सोरेन साहब को जमानत दे दी गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। इलेक्शन के टाइम में छोड़ा गया था प्रचार करने के लिए, फिर अंदर कर दिया गया। लोअर कोर्ट ने जमानत दी, अपने आदेश में साफ साफ लिखा कि ईडी जो है वो प्रेजुडिस के साथ काम कर रही है, पूर्वाग्रह के साथ काम कर रही है, साफ लिखा हुआ था। लेकिन वो आर्डर बाहर आता इसके पहले ही हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में था ही कि ईडी से सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनको जेल के अंदर रहते ही अपनी गिरफ्त में ले लिया सीबीआई ने। यानी पूरी साजिश ये है कि यहां पर उनको जमानत ना दी जाए, वो लंबे समय तक बाहर ना निकले। इतना बड़ा खेल हुआ कि कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया कि केजरीवाल ने इन सारी चीजों के लिए मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया है। अब ये खेल क्या चल रहा है ये मैं क्या समझाऊंगा, आप खुद जानते हैं। और खास तौर पे तब आपके समझ में और आ जाता है जब अजित पवार जैसे लोगों के ऊपर से मुकदमा हटा लिया जाता है, जब प्रफुल्ल पवार के केस बंद कर दिए जाते हैं, जब हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ चल रही जांच अचानक रुक जाती है, उसमें क्या आगे बढ़ा किसी को नहीं पता होता है। जो वॉशिंग मशीन में जाता है वो सब धुल जाते हैं, जो सरकार के खिलाफ खड़ा रहता है उसके ऊपर आरोपों की बरसात होती रहती है। उसे लगातार जेल में रखने की, उसका कैरियर तबाह करने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। इस तरह से 10 साल ये सरकार चली है, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि उस तरह का बहुमत उनके पास नहीं है। लेकिन कोशिश पूरी हो रही है कि यही दिखाया जाए कि हम उतने ही ताकतवर हैं। राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में, और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार लिख कर देती है, यानी बोलती भले राष्ट्रपति हैं लेकिन असल में वो नरेंद्र मोदी और सरकार बोल रही होती है। उसमें कह दिया कि पूर्ण बहुमत से जनता ने हमें जिताया है।
अब भारतीय जनता पार्टी को तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति महोदया ने कहा है, इसलिए मैं खुद से कह देता हूं कि चलो मान लेते हैं कि एनडीए जो प्री पोल अलायंस था उसको पूर्ण बहुमत मिला है, ये मान लेते हैं। और ये मान लेने के बाद राष्ट्रपति महोदया की बात स्वीकार कर लेते हैं। राष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है जिसके ऊपर कोई उंगली उठाना मुझे कम से कम अनुचित लगता है। वो इस देश की प्रथम नागरिक होती हैं और प्रथम नागरिक का सम्मान हम सब लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से गई हो। लेकिन ओम बिरला क्या हैं? 40,000 वोट से जीत के आए, तीसरी बार जीते हैं, मामूली एमपी हैं, एमपी के अलावा कुछ नहीं होते। स्पीकर बनाया जाता है संसद को चलाने के लिए, लेकिन कल से एक जोक चल रहा है कि स्पीकर खराब हो गया है। दुनिया भर के खराब स्पीकरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। हमारे मित्र हैं सिनेमा के जाने माने निर्देशक अनुभव सिन्हा, उन्होंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी छोटी सी। वो ड्राइवर के बहाने बहुत सारी चुटीली बातें करते रहते हैं, तो उन्होंने फेसबुक पर एक बड़ी सुंदर सी पोस्ट लिखी, उसको पढ़ लीजिए। तो इसी तरह से लगातार ये हो रहा है कि स्पीकर का मजाक पूरे सोशल मीडिया पे उड़ रहा है। और इसका मौका किसने दिया? इसका मौका उन्होंने ही दिया है। इतने सीनियर सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 5 बार के सांसद हैं, और हुआ कुछ नहीं था। हुआ इतना था कि शशि थरूर जो हैं वो शपथ ले रहे थे। शपथ के बाद आराम से उन्होंने जय संविधान कहा, और हमारे स्पीकर साहब को उस पर भी आपत्ति हो रही थी। वहीं पर हेडगेवार की जय बोला गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जय हिंदू राष्ट्र पे कोई दिक्कत नहीं हुई, बोला तो कुछ उन्होंने जय फिलिस्तीन पे भी नहीं था। लेकिन जय संविधान सुनते ही जैसे उनका कान खड़ा हो गया। और कान क्यों नहीं खड़ा होगा? इस पूरे चुनाव में संविधान ने भारतीय जनता पार्टी की परेशानी लगातार बढ़ाई है। 400 पार का नारा देकर जो उन्होंने शुरू किया था, उनके लोगों ने कहना कि 400 पार अगर आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। ऐसे ज्यादातर लोग वैसे तो चुनाव हार गए हैं। अयोध्या में लल्लू सिंह भी चुनाव हार गए हैं, अवधेश प्रसाद जी से जीते हैं। अब आप देखिए कि अयोध्या में हारने के बाद अयोध्या के लोगों को गाली दी गई, वो सब तो ठीक है, वो सब अभी छोड़ देते हैं, उस पर बहुत सारी बात हो चुकी है। लेकिन जो कुछ कहा गया उससे इस देश के दलित वंचित समाज में ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, और संविधान बदलेगा तो रिजर्वेशन भी चला जाएगा। अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो सारी सुविधाएं मिली हैं वो छीनने की कोशिश की जाएगी। नतीजा ये हुआ कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हो गए। और उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटों का सपना देखा जा रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई, सिर्फ और सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन कहते हैं, कहावत कही जाती है, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। 400 पार की बात करने चले थे, 272 भी नहीं पा पाए, लेकिन अकड़ और ऐंठ वही है। नीट के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो लाठी खाएगा। एनएसयूआई के लड़के, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के लड़के लड़कियों ने जब विरोध किया नीट का, उनके ऊपर पुलिस ने डंडा बरसाया। जब संसद के अंदर यह बात उठाने की कोशिश की राहुल गांधी ने, तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। जब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश की तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। और जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि संसद को मिलजुल कर चलाया जाना चाहिए, उनकी सरकार के तहत 3 तारीख तक लोकसभा स्थगित कर दी गई। यानी सारा काम इसलिए कि नीट पर कोई बात ना हो। और नीट पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? नीट पे बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि नीट के तार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं। बेदी राम का नाम आया। बेदी राम कौन है? सुभाष सपा जो पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, उसके एमएलए हैं। अब ये पार्टी क्या है? ये पार्टी एनडीए का हिस्सा है। राजभर जो है वो मंत्री हैं योगी सरकार में। राजभर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी परीक्षा का फॉर्म भरो, जब कॉल लेटर आए तो तुरंत मुझे बता दो। अब किस बात के लिए बता दो भैया? आप ना टीचर हैं कि पढ़ाएंगे, ना आप कुछ और कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि इशारा कर रहे हैं कि पेपर लीक करवा देंगे। और उसके बाद बेदी राम का वीडियो तो वायरल हो ही रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा का पेपर वो लीक कर सकते हैं। रेलवे में नौकरी करते थे, रेलवे के पेपर लीक मामले में पकड़े गए, और उसके बाद हालत ये हुई कि 9 से ज्यादा केस हैं उनके ऊपर, जेल में रह चुके हैं। और ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा कुछ उस हलफनामे में लिखा हुआ है जो एमएलए का चुनाव लड़ते हुए उन्होंने भरा है। लेकिन उसके बाद भी वो एमएलए हैं। योगी के साथ फोटो आती है, राजभर साहब के साथ फोटो आती है, एनडीए के मेंबर हैं, और उनके खिलाफ किसी तरह की सीबीआई, ईडी वगैरह की जांच कराने की हिम्मत नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ में नहीं है, क्योंकि वो उनके साथी हैं। उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते।
ऐसे किसी मुद्दे पे कुछ नहीं बोल सकते जिस मुद्दे पर खुद फंसते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि जबलपुर में एयरपोर्ट गिरा तो चुपचाप बैठे रहे, दिल्ली में कहने लगे ये तो मनमोहन सिंह के सरकार के समय बना था। आप सोचिए कि मान लीजिए जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसका कोई छज्जा गिर जाए, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो शायद ये जो ट्रॉल्स हैं और नरेंद्र मोदी के पीछे भागने वाले जो लोग हैं वो कहें कि ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों का दोष है ये। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भैया बनवा के तो अंग्रेज चले गए, 100 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन मेंटेनेंस कौन कराएगा? 2008-2009 में अगर कांग्रेस ने उसको बनवाया था तो 2008-9 से लेके अभी तक 2024 आ गया, यानी कितने साल हो गए? तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो गए। वो ठीक ठाक चल रहा था, हर साल बरसात झेल के चल रहा था। जाहिर है आपने मेंटेनेंस नहीं करवाया होगा, इसलिए कमजोर हो गया और गिर गया। और दरअसल ये पुल नहीं गिर रहे, दरअसल ये सड़कें नहीं टूट रही, दरअसल ये जो सड़कें पानी से भरी हुई हैं या टनल पानी से भरी हुई है वो अपने आप नहीं हुई है। वो दो किस्से सुनाती है। पहला किस्सा तो सुनाती है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन करने के लिए कितना परेशान रहते हैं, उद्घाटन करने के लिए कितना बेचैन रहते हैं कि उनके चक्कर में चुनाव के पहले, G20 के पहले फटाफट चीजें बनाई जाती हैं, जल्दबाजी में गड़बड़ियां होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं है, बस बन जाना है। ये नहीं सोचना है कि जब बारिश होगी तो इसका क्या होगा। और सोचे भी कौन? इलेक्टोरल बॉन्ड में जिनसे इतने इतने पैसे लिए गए हैं उनकी बनाई हुई चीजों पर सोचे भी कौन? जो पुल बनाने वालों से जिन लोगों ने इतने इतने कमीशन लिए होंगे वो किस मुंह से उनसे कहने जाएंगे मजबूत बनाओ? तो सब मिला जुला के ये है भाई कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। ट्रेन में जाएंगे तो एक्सीडेंट से मर सकते हैं, एयरपोर्ट पर जाएंगे तो छत गिरने से मर सकते हैं, सड़क पर चलेंगे तो किसी भी तरीके से मर सकते हैं, और अगर घर में रहेंगे तो महंगाई इतनी है कि दाल रोटी खाने में आपकी जान निकल जाएगी। तो आपकी जान निकलनी है, सरकार की शान चलनी है। आपको अगर सरकार नहीं बदलनी है तो फिर इस सरकार के जलवे देखते रहने हैं। एग्जाम देंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ मत करिए, सोचिए, जरा सोचिए कि एक ऐसी सरकार चुन के आप लोगों ने दे दी है देश को, और जरा सोचिए कि अगर ऐसी सरकारों के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे, अगर ऐसी सरकारों की आंख में आंख डालकर बात करना नहीं सीखेंगे, सवाल पूछना नहीं सीखेंगे, तो आगे क्या स्थिति होने वाली है। वैसे 1 जुलाई से नया कानून आ रहा है जिसके बाद और पता नहीं कौन कौन जेल में जाएगा। बताया जाता है कि दरोगा को इतनी पावर दी गई है कि 90 दिन यानी 3 महीने बिना जमानत के किसी को जेल में रख सके। उसके बाद इस देश का हाल क्या होगा आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। अभी के लिए तो इतना ही, बहुत शुक्रिया।